नमस्कार, मैं अभिषेक मिश्रा, टीम सीएलसी। आज हम लोग बात करेंगे दंगल फर्स्ट की, जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सॉल्यूशन करेंगे। तो 46 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए। विच कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कार्बन के सी डबल बॉन्ड सी के राउंड होगा या रिंग में होगा। एक कार्बन पे सेम ग्रुप है तो वो जी आइसो नहीं करेगा, कोई बात है। तो यहां देखो आइसोब्यूटाइलिन, आइसोब्यूटाइलिन का स्ट्रक्चर ये है CH3 डबल बॉन्ड CH2, तो ये सो नहीं करेगा। दूसरा है 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1,1 नहीं करेगा, 1,2 पे होता तो कर जाता है। बीटा पेंटाइलिन 1 2 3 4 5 H ये बीटा पेंटाइलिन सेकेंड नंबर पे, ये सो करेगा। 1,4 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन, 1,4 ये है ना 1,4, यहां H लगा दो, यहां H लगा दो, सिस और ट्रांस। पेंटेन 1 2 3 नहीं करेगा, तो कौन सा करेगा? C और D, तो आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट IUPAC नेम ऑफ इथाइलिडीन ब्रोमाइड। इथाइलिडीन, पहले तो इसका स्ट्रक्चर CH3 CH Br 1 2, ठीक है ना। इथाइलिडीन जेम पे है, यह एक इथाइलिन होता है तो वहां पे अगल बगल Br होता, तो इथाइलिन वो डाइब्रोमाइड होता है, यह है इथाइलिडीन ब्रोमाइड। ठीक है, तो इसका नाम 1 2 1 1 डाइब्रोमो इथेन, 1 1 कौन सा है? थर्ड। ठीक है, 1 1 डाइब्रोमो इथेन, सही है। नेक्स्ट ये है, ठीक है। ये देखो 1 1 डाइब्रोमो इथेन है ना, ये होगा 1 1 डाइब्रोमो इथेन, इथीन है वो। नेक्स्ट चले। हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल। तो मोस्ट स्टेबल तो एंटी हो और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसमें देखो एंटी है लेकिन कोई नहीं, इसमें एंटी है लेकिन यहां हुआ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एंटी नहीं ना, तो ये हो गया एंटी और H बॉन्डिंग, सही है ना। तो ये हो गया आंसर थर्ड। क्लियर, बोलो नेक्स्ट। स्टीरियो आइसोमर इज पॉसिबल। तो अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है, 2 की पावर n लोगे तो 1 2 3, 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा? 8, 2 की पावर 3 क्या हो गया? 8। ठीक है, ये तो होगा। नेक्स्ट 50, ये देख लो 49, सही ना। नेक्स्ट चले, टिक लगा देते हैं बस। हाँ, नेक्स्ट ये है, करेक्ट स्टेटमेंट इज C5H12 के साइक्लिक स्ट्रक्चर होंगे 10, ये बात गलत है। C5H10 के साइक्लिक स्ट्रक्चर 10 गलत है। अब इधर देखो, इसका IUPAC नेम है तो 1 2 3, रुक जाओ, सही है। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। इसका नाम क्या होगा? प्रोपेन 1 2 3, ये डाइल दे रखा ना, ये गलत है, ट्राई कार्बल्डिहाइड। बात सुन लो पहले, अगर CHO 2 बार से अधिक हो या सीधे रिंग से अटैच हो तो स्पेशल सफिक्स का यूज करते हैं कार्बल्डिहाइड। ठीक है, साइक्लोहेक्सीन GI शो करता है, ये बात भी गलत है। एलाइल साइनाइड में, एलाइल साइनाइड का पहले स्ट्रक्चर लिख लो, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CN, ये ना। तो 1 2 पाई बंद की संख्या 3, ये बात सही है, तो आंसर क्या हो गया? 4। ठीक है,
अरे बोलो नेक्स्ट। चले दोबारा करेक्ट। C5H12 में साइक्लिक स्ट्रक्चर 10 कैसे भी नहीं बने, देखो अगर बनाओगे ना C5H12 साइक्लिक स्ट्रक्चर ही नहीं बने, काम C5H10 2 4 6 8 10, तो इसलिए गलत हो गया। इसका नाम प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोल्डिहाइड। साइक्लोहेक्सीन GI-SO नहीं करता है, 3 से लेके 7 तक डबल बॉन्ड कराउंड GI-SO नहीं करेगा। एलिल साइनाइड में पाई 1 3, तो आंसर कौन सा हो गया 4। नेक्स्ट ये है स्टीरियो आइसोमर बताना है, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर इन गिवन कंपाउंड। सुन लो, ये होगा, ये कायरल सेंटर होगा, ये पूरा एक लोगे, ये एक लोगे, ये GI-SO नहीं करेगा, तो 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा 8। ठीक है ना, तो आंसर कौन सा हो जाएगा सेकंड। बोलो भाई, ठीक है ना। अगर लगातार या ऑड में चाहे इवन में हो, डिफरेंट ग्रुप लगा हो, तो एक कायरल सेंटर माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये है C7H16 के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो सुनो याद करो, C4H10 के 2, C5H12 के 3, C6H14 इसके क्या होंगे 5, C7H16 के क्या होगा 9, तो ये बात हो गई गलत। N-पेंटेन एंड नियोपेंटेन चेन आइसोमर सही है, तो N-पेंटेन ये हो गया, नियोपेंटेन ये क्या होंगे चेन आइसोमर। ठीक है, तो पहला गलत दूसरा सही, पहला गलत दूसरा सही, फर्स्ट हो गया। ठीक है, देख लो ये है 53। ये कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर शो करता है, ये बात सही है। बाइफेनिल है, ऑर्थो पर AB लगा हो तो ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर शो करेगा। और ये कह रहा है कि इस यौगिक में, उपरोक्त यौगिक में किरल कार्बन 4 है, ये बात है गलत, कोई किरल कार्बन नहीं है, 0 है। ठीक है, तो पहला सही दूसरा गलत, पहला सही, और ये एक्सप्लेनेशन भी नहीं कर रहा, तो A एंड R दोनों सही है, A का सही नहीं, A एंड R दोनों नहीं, A सही B गलत, ये हो गया A सही B गलत, और कोई ऑप्शन A असत्य परंतु R गलत हो गया, दोनों सत्य हैं गलत हो गया, तो एक सही 2 दूसरा गलत। ठीक है, नेक्स्ट ये आ गया, ये और ये हम सुनो, हम एल्किल ग्रुप को चाहे जैसे वैसे चेंज करें, बस ख्याल इस बात का रहे कहीं फंक्शनल ग्रुप चेंज ना हो जाए। पहले फंक्शनल ग्रुप एस्टर, अब भी एस्टर, क्या हो गया मेटामर मध्यवर्ती। ठीक है, देख रहे हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ये। नेक्स्ट ये है कौन सा यौगिक ऑप्टिकल एक्टिव, तो लगातार इवन नंबर में हो, डबल बॉन्ड या रिंग या डबल बॉन्ड प्लस रिंग, और एंड एटम पे डिफरेंट लगा हो तो ऑप्टिकल, ये नहीं, ये GI है, ये क्या है GI, ये होगा इवन नंबर पे ना एंड, और ये कायरल, तो C और D, तो आंसर क्या हो गया थर्ड। तो ना ये तो कुछ नहीं शो करेगा बात, ये GI शो करेगा, ये C और D क्या शो करेगा OI। नेक्स्ट चले, GI 1 2 अनसिमेट्रिकल है, 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा 4। बोलो इसमें देख लो, अब यहां पे मिलान करना है, किरल कार्बन की संख्या, इसमें किरल कार्बन कितना है 1, तो एक आपका हो गया Q, इसमें किरल कार्बन हो गए 2, तो B का हो गया R, इसमें किरल कार्बन है 0, तो C का हो गया P, D का हो गया 1 2 3 4 5 6, तो A का Q B का R, कहीं दिख रहा है, A का Q B का R, C का P, C का P, A का Q B का R, C का P, D का S, आंसर क्या हो गया फोर्थ। A का Q B का R, C का P, D का S। नेक्स्ट ये आ गया CH3, देखो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, इसमें कार्बन 3 नाइट्रोजन 1 1, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7, 3 2 5 2 7, ऑक्सीजन 1 है। ये है नाइट्रोसो और ये है
एमाइड। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, एक में एमाइड है, एक में नाइट्रोसो है। तो ऐसे कंपाउंड क्या शो करेंगे? फंक्शनल आइसोमेरिज्म, क्रियात्मक समावेश। सही है। नेक्स्ट ये है केबी का सही क्रम है। तो केबी का सही क्रम सुनो, बेसिटी पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहा है? बेसिटी केबी का। तो सबसे अधिक हो जाएगा बेसिक SIR C, फिर A और यहां B। नहीं, सबसे पहले D आ जाएगा। इसमें नो रेजोनेंस है ना, इन तीनों में रेजोनेंस। इसमें लग गया SIR, इसमें लग गया SIP। एनिलीन के ऑर्थो पर कोई ग्रुप होगा तो बेसिटी क्या होगी? कम। और एनिलीन के नाइट्रोजन, देखो इधर ये है एनिलीन, बीच में नाइट्रोजन पर ग्रुप लगेगा तो बेसिटी बढ़ेगी, और ऑर्थो पर ग्रुप लगेगा तो बेसिटी कम होगी। तो सबसे अधिक हो गया D, फिर आ गया C, फिर A, फिर B, DCAB। DCAB ये है, DCAB SIP। एनिलीन के ऑर्थो पर ग्रुप होगा तो H+ लेने मुश्किल होगा, तो इस वजह से स्टेरिक इनिबिशन, प्रोटोनेशन, इस वजह से बेसिटी क्या होगी? कम। नेक्स्ट ये है ये इसकी तुलना में ये अधिक अम्लीय है, इट इज मोर एसिडिक देन। ये बात सही है बिल्कुल, क्योंकि यहां क्या हो जाएगा? -I। रीजन प्रेरणा प्रभाव दूरी पर निर्भर नहीं करता है, प्रेरणा प्रभाव दूरी पर निर्भर करता है। ये बात हुई गलत। स्टेटमेंट 1 सही है, ये सही है और ये गलत है। A1 सत्य और 2 असत्य। बोलो भाई, सही है? ठीक है, नेक्स्ट चलें। ये है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन बताने हैं, तो पहले इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। बॉन्ड घुमा दो, प्लस और ये माइनस, ऊपर क्या है? -2, माइनस माइनस, अरे प्लस माइनस के पास गया, माइनस प्लस के पास, तो 2 4 6 8 10। ठीक है ना? तो आंसर क्या आ जाएगा? 10 सेकेंड। बोलो भाई, कहानी सिंपल सी है। प्लस माइनस घुमा दिया, एक बॉन्ड को तोड़ दिया, अब माइनस कहां आएगा? प्लस के पास। 2 माइनस 1 प्लस, क्या आ गया? माइनस। ये है कंपाउंड है, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो पहले नो रेजोनेंस, तो नो रेजोनेंस तो इसी में दिख रहा है, डी का फर्स्ट। ये 3 ऑप्शन आ गए। इसमें कॉन्सेप्ट सुन लो, अगर जो किसी की वजह से रेजोनेंस होगा, इसके ट्रिक सुन लो, तो उसमें नंबर ऑफ कॉर्नर गिनेंगे। तो इसमें किसी की वजह से हो रहा है, हाँ, ये तो खुद की डबल बॉन्ड की वजह से, तो 1 2 3 4 5, तो सी का हो गया 4, डी का हो गया 1। इसमें अगर जो खुद की वजह से हो रहा है तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड वर्टिकल, तो 1 2 3। तो ए का, रुको, ए का हो गया, रुक जाओ, ए का हो गया 2 और बी का हो गया 3। ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का फर्स्ट। आंसर क्या हो गया? 4। ठीक है, नेक्स्ट ये है आर सी। ये यहां 6 इलेक्ट्रॉन है और ये साइल, यहां ऑक्टेट कंप्लीट है ना, देख लो 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये वाला, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। देखो ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। तो सेकेंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। सेकेंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। Acyl cation has 2 resonating structure, first 1 and 2, 1 and 2। ठीक है ना? तो सेकेंड मोर स्टेबल, सेकेंड कैसे? फर्स्ट से अधिक। स्टेबिलिटी ऑफ सेकेंड इज मोर देन फर्स्ट। ठीक है, ये आ गया। इसमें स्टेबिलिटी देखनी है, सबसे अधिक स्टेबल P, फिर R, फिर Q, फिर S। PRQS ट्रोपोलियम, फिर इसमें आ गया रेजोनेंस और फिर इसमें क्या हो गया? अल्फा एस। तो ट्रोपोलियम सबसे PRQS फर्स्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ये है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इलेक्ट्रोफाइल? BF3CCl2 NH4+ इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है, तो कौन सा हो जाएगा? A और B। इसमें देखो ये 6 इलेक्ट्रॉन है ना, 8 से कम हो गया। इसमें 2 2 4 2 6, इसमें 8 से कम हो गया,
तो ए एंड बी ये हो गया थर्ड, ठीक है ना। नेक्स्ट ये है विच इज एरोमेटिक, अकल रूल चेक कर लो। 4n+2 इक्वल टू 8, 4n इक्वल टू 6, n इक्वल टू 3/2 नहीं है। यहाँ ये 4n+2 इक्वल टू 4n इक्वल टू 1/2 नहीं है। 4n+2 इक्वल टू 4, यहाँ भी n इक्वल टू 1, यहाँ देखो 4n+2 इक्वल टू 6। पहले तो अगली 3 कंडीशन साइक्लिक प्लेनर डीलोकलाइजेशन है। अब वो लगा दीजिए 4n इक्वल टू 1, क्या हो जाएगा एरोमेटिक। बोलो सही है। ये है अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकेटायन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। +m कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, +H कम, +H +m -m, तो सबसे अधिक स्टेबल होगा 2, फिर 1, 2 के बाद 1, ये क्या ऑप्शन है। फिर आ गया NO2 स्ट्रॉन्ग माइनस आई है, तो लास्ट में आ जाएगा 2 1 3 2 1 3 और फिर 4। NO2 का -m, NO2 का -m CN से अधिक होता है, ठीक है। तो ये बाद में आ जाएगा, कौन सा NO2 वाला, ठीक है। तो आंसर हो गया 4th, आंसर क्या हो गया 4th। नेक्स्ट चलें, ये है दिए गए क्रोमेटोग्राफी विधि से संबंधित कथन पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट रिलेटेड टू क्रोमेटोग्राफी मेथड आर गिवन बिलो। एल्यूमिना और सिलिका इज यूज्ड टू एब्जॉर्बेंट, बिल्कुल सही बात है। बोलो स्टेशनरी फेज में बी सॉलिड और लिक्विड, ये भी सही है। नीन हाइड्रोजन यूज एज स्प्रेइंग रिएजेंट फॉर अमीनो एसिड, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और पेपर क्रोमेटोग्राफी इज अ टाइप ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा 4th। ये सब लाइन एनसीईआरटी की, ठीक है, कर लोगे काम तो आराम से। अब आ गई आपकी फिजिकल, ठीक है, तो आराम से करना, वीडियो को पॉज करके एक बार को देख लेना, कोई दिक्कत हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, जय सीएलसी। नमस्कार, जय सीएलसी में ओम प्रकाश सर, टीम सीएलसी सीकर से सीएलसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो देखो बच्चों, आज अपन पहला दंगल सोल्व करेंगे। तो ये है मोल रेडॉक्स और थर्मोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स का मैं सोल्व करूंगा, बाकी आपका हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, 5 मोल ए के है और 9 मोल बी के है। तो इसकी गिवन मोल आपको कितने देर के 5, इसके देर के 9। तो लिमिटिंग रेजेंट आप स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करके चेक करोगे तो ए क्या हो गया, यहाँ पे लिमिटिंग रेजेंट हो गया। तो पहला स्टेटमेंट दे रखा है ए इज लिमिटिंग रेजेंट। फिर डी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है, वेपर डेंसिटी वाष्प घनत्व तो इसका 15 दे रखा है। तो मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट कर लेंगे, तो 2 into आपके पास ए का एटॉमिक मास दे रखा है 50 प्लस 3 into बी का दे रखा है 18 इक्वल टू 4 into डी का मुझे कैलकुलेट करना है प्लस 2 into 47 हो रहा है। जब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास 4 into डी की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आ जाएगी 60 हो रहा है, 4 into m की, सॉरी। तो डी का जो आपके पास मोलिकुलर मास आएगा वो 15 आएगा। और वेपर डेंसिटी पूछी है, तो मोलर मास आपके पास आ गया 15, 2 into वेपर डेंसिटी, तो वेपर डेंसिटी आएगी आपके पास 7.5। तो बी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अधिकतम 12 मोल डी के बन सकते हैं। अब डी के मोल निकालो, आपके पास 2 मोल किसका, ए का, तो इसके जस्ट डबल बन रहे हो रहे हैं। तो इसका 5 का कितना हो गया, 10 मोल आ गया, तो ये भी गलत हो गया। यदि अभिक्रिया की प्रतिशत लब्धि 80% है तो सी के मोल 4 होंगे। और तो देखो यहां से 2 से इसके कितने मोल बन रहे, 2, तो 5 से इसके 5 मोल मिले और 80% है तो 80/100 आ जाएगा। तो ये आपके पास कितने मोल आ जाएंगे, 4 मोल आ जाएंगे। तो ए और डी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 लीटर ऑक्सीजन का दे रखा है, 30 लीटर
CO का दे रखा है, STP पर रिएक्शन की जाती है, तो अभिक्रिया की लास्ट में प्रत्येक गैस का वॉल्यूम क्या आ जाएगा। तो अपन रिएक्शन करवाते हैं, तो CO प्लस हाफ O2 से क्या बन गया, CO2 बन गया। और इसको बैलेंस कर दो तो 2CO प्लस O2 से 2CO2। इसका आपको 10 लीटर दे रखा है और इसका 30 लीटर दे रखा है। तो आपके पास लिमिटिंग रीजेंट अपन देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो गया, लिमिटिंग रीजेंट हो गया, LR हो रहा है। तो आफ्टर द रिएक्शन ऑक्सीजन का वॉल्यूम आपके पास 0 रहेगा। इसका 10 ml रिएक्ट करेगा तो इसका दुगुना करेगा, 20 हो रहा है। तो 30 माइनस का 20 कितना हो गया, 10 लीटर हो गया। तो CO बचेगा एक, तो एंड ऑफ रिएक्शन 10 लीटर, ऑक्सीजन हो गया 0 और CO2 का कितना होगा, CO2 का आपके पास मिल जाएगा 1 से 2, तो 20 लीटर बन जाएगा। तो CO2 का है 20 और CO का कितना है 10, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपिरिकल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एक कंपाउंड है जिसके अंदर जिंक का कितना दे रखा है, 9.81 ग्राम। तो जिंक लिख लो आप, उसके बाद में आप लिख लो क्रोमियम, और उसके बाद में आप लिख लो ऑक्सीजन एटम हो रहा है। तो ऑक्सीजन एटम का तो आपको कितना दे रखा है 0.60, क्रोमियम का दे रखा 1.8 इंटू 10 की पावर 23, तो 6 इंटू 10 की पावर 23, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे कितना आएगा 0.3 मोल, और इसके अंदर आप 65 से डिवाइड करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 0.15 पर, तो 0.15, तो 1:2:4 आ जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, ऑक्सीजन एटम सबसे कम किसके अंदर आ रहा है। तो देखो 10 ml H2 दे रखा है, तो H2 के केस में मास और वॉल्यूम बराबर होता है क्योंकि डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है। तो इसका मैं मोल निकाल लेता हूं, मोल आ गया 10/18। मोलिकुल्स के लिए आप Na से मल्टीप्लाई करो, ऑक्सीजन का एटम इसमें 1 है, इसके अंदर ऑक्सीजन एटम कितना हो गया, मोल आपको डायरेक्ट दे रखा है 0.1 इंटू Na इंटू 5। इसके अंदर ऑक्सीजन के देखो मोल अपन निकालेंगे तो 12/48 एटम Na इंटू 3 हो जाएगा। तो ये आपके पास लास्ट वाला देखते हैं अपन, मोल निकालो 12 इंटू 10 की पावर 22 अपॉन 6 इंटू 10 की पावर 23, तो ये 1/10 यानी कि 1/5 मोल आ गया इंटू Na इंटू 2, तो ये आपके पास आएगा 2/5। Na तो सब जगह है ही, ये 3/4 आ जाएगा, यानी कि 0.75, ये 0.40 और ये 0.5 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास 0.55 हो रहा है। तो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम सबसे कम किसमें, फोर्थ ऑप्शन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन 73, केरियस मेथड है, हेलोजन के एस्टिमेशन के लिए 0.2 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर AgBr बन रहा है। तो डायरेक्ट आपको ब्रोमीन का परसेंटेज निकालना होगा। तो 188 में ब्रोमीन कितना होगा, 80/188, और मास ऑफ AgBr आपको कितना दे रखा है 0.188 अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है आपको कितना 0.2 इंटू 100 हो रहा है। बच्चों इसको सोल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 40% के अराउंड। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, एन फैक्टर आपको देखना है, रिएक्शन आपको लिखनी पड़ेगी। तो Bi2S3 हो रहा, ये बिस्मिथ +5 और सल्फर में क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। तो यह बिस्मिथ का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा +3 और यह सल्फर का आ जाएगा -2। तो यहाँ पे 2 का चेंज हो रहा है 1 के लिए, तो 2 के लिए कितने का होगा, 4 का चेंज होगा। -2 से किस में जा रहा है, 0 के अंदर। तो 1 के लिए 2 का चेंज, तो 3 के लिए 6 का चेंज।
6 4 10 का चेंज होगा, यानी ए में क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। सेकेंड है, इसको अपने को कन्वर्ट करना है Al2CrO7 का होल थ्राइस, यानी Cr2O7 -2 बेसिकली किस में जा रहा है, क्रोमियम +3 में जा रहा है। यहाँ +6 आएगा तो 1 के लिए 3 का चेंज, तो 2 के लिए 6 का चेंज, लेकिन यहाँ पे 3 से और मल्टीप्लाई करना है, तो 6 × 3 कितना हो गया, 18 का चेंज आ जाएगा। तो बी के अंदर क्या आ जाएगा आपके पास, पी आ जाएगा। APS2 है तो यहाँ पे Rn पे +2 है, यहाँ पे आ गया +3, तो 1 के लिए 1 का चेंज तो यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा -1, और यहाँ पे सल्फर का प्लस का 4, तो यहाँ पे चेंज आएगा 5 का, 2 सल्फर है तो आ जाएगा 10 का, 10 + 1 कितना हो गया, 11। तो सी के अंदर क्या आ जाएगा आपके पास, क्यों आ जाएगा। लास्ट देखो आप, यहाँ देखो मैंगनीज है, ये +2 में है, और यहाँ पे मैंगनीज +6 में आ गया, तो 4 का चेंज तो यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे नाइट्रेट NO3 -1 है, जो +5 से किस में जाएगा, +5 से जाएगा +2 में हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है रेडॉक्स रिएक्शन, जिसके अंदर आपको चेक करना पड़ेगा। 4 का चेंज तो ऑक्सीडेशन में हो रहा है, और रिडक्शन में कितने का होगा, +5 से 2 3 6 का, तो 4 - का 6, यानी बेसिकली कितने का आएगा, 2 का चेंज आएगा। तो इसमें हो गया R, तो डी में हो गया R, ए में हो गया S, बी में हो गया P। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। 75 कौन सी रेडॉक्स रिएक्शन है, तो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज निकाल लो रहे, तो यहाँ पे सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +1, यहाँ पे आएगा 0, तो क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन आ रहा है, ये 0 से किस में जाएगा, +2 में, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो पहली ही रेडॉक्स रिएक्शन है। 76 हो रहा है, तो इसको अपने को बैलेंस करना है बेसिक मीडियम के अंदर, तो I2 किस में जा रहा है, एक तो I- में जा रहा है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। एक I2 किस में जा रहा है, IO3 में जा रहा है, तो +5, तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, ऐड कर दो, इसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से, तो 5I2 और ये भी ऐड कर देते हैं, तो 6I2 हो जाएगा, 6I2, यहाँ 10I- प्लस, इसको करना नहीं है अपने को किसी से मल्टीप्लाई, 2IO3 -1। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया अपने पास, सॉरी आयोडीन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो उधर 6 ऑक्सीजन है, इधर 6H2 हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो इधर 12H+N, तो जितने H+N है उतनी OH- दोनों साइड ऐड कर दो, तो ये तो हो गया आपके पास 12H2, उधर 12OH-N, तो इस साइड भी आपको 12OH-N ऐड करने हैं, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो 6H2 आ जाएगा आपके पास। अब देखो x y z की वैल्यू क्या है, x I2 के आगे 6 है, तो आपके पास सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। फिर y के I- ये आ गया आपके पास 10, फिर z H2 के आगे 6 हो रहा है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 77 है, 3.4 ग्राम H2O2 के विलियन के नमूने में जिसमें X% H2O2 द्रव्यमान के अनुसार है, यानी 100 ग्राम में H2O2 कितना हो गया X, तो 1 ग्राम में कितना होगा X/100, और 3.4 में कितना होगा, तो इससे मल्टीप्लाई कर लो 3.4 से, ये क्या आ गया, मास हो गया, ठीक है। और इसका मोलिकुलर मास हो गया 34, H2O2 का एन फैक्टर कितना हो गया 2, ये मैंने मोल इनटू एन फैक्टर निकाल लिया, और यानी ग्राम इक्विवेलेंट बेसिकली निकाल लिए। को अम्लीय माध्यम पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए XMl KMnO4 विलीन की आवश्यकता होती है। XMl मोलरिटी कितनी है, 5 × n फैक्टर कितना हो गया, 5 हो गया, मोलरिटी m हो गई, तो x से x क्या हो गया, कैंसिल आउट, इस पॉइंट को उठाओगी तो नीचे 10, 34 से 34 कैंसिल आउट, या XMl था तो मैं 1000 से डिवाइड कर देता हूँ,
1000 से 1000 कैंसिल आउट हो गया, तो 2 बराबर m इंटू 5 हो गया, तो m बराबर क्या हो गया 2/5 यानी कि 0.4। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक मोल FeCO4 को KMnO4 तथा K2Cr2 द्वारा अम्लीय माध्य में अलग अलग ऑक्सीकरण करके Fe+3 और CO2 में बनाया जाता है, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। एसिडिक मीडियम में इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा 5 और इसका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। मोल कितना देर का इसका 1 इक्वल टू इसका मोल निकालना है मुझे इनटू कितना हो गया 5, तो मोल कितना आ गया आपके पास 0.6 हो गया। ये मोल 0.6 हो गया किसका KMnO4 का। और K2Cr2 का कितना हो जाएगा 3/6 यानी कि 0.5। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है सही है। और एक के मोल दे रखे दूसरे के मोल निकालने, एन फैक्टर आपको दे रखे। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 एंड K2Cr2 रिक्वायर्ड इज 1:1, ये भी सही है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ FeCO4 इज 1/3 ऑफ इट्स मोलिकुलर वेट, ये भी सही है। FeCO4 अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन, ये गलत हो गया। और डिस्प्रोपोर्शनेट क्या होता है, एक का ऑक्सीडेशन होता है दूसरे का रिडक्शन होता है, तो ये गलत हो गया यानी कि ACD सही है। ABC सॉरी ओनली ABC। 79 MnO2 ऑक्सीकारक दोनों की तरह बिहेव करता है क्योंकि इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो दोनों की तरह बिल्कुल बिहेव करेगा। तो ये +4 है, इसकी लोअर -2 होती है और हाइयर प्लस का 7 होती है, तो असर्शन सही है। MnO2 में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच में है, बिल्कुल सही बात है। ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। 80 में द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड है, तो इसके मोल निकाल लो आप पूरे, तो इसका मोल आ जाएगा 124/Na इंटू 124। फिर आपको निकालना न्यूट्रॉन्स, तो न्यूट्रॉन्स कितने हैं इसके अंदर, एक सल्फर के एटम में 16 न्यूट्रॉन है, तो 4 में कितना होगा 64, तो 64 इंटू ये से कैंसिल आउट, मोल आ गया 1/Na और मोलिकुल्स को Na से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 64 आ जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 81 300 केल्विन पर 16 लीटर से 2 लीटर तक उत्क्रमणीय और दोषमय रूप से संपीड़ित एक परमाणु आदर्श गैस, यानी कि इसका गामा कितना हो जाएगा आपके पास 5/3 हो जाएगा। अंतिम ताप की गणना करनी है, तो T V की पावर गामा माइनस का 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो T1 V1 गामा माइनस 1, T2 V2 गामा माइनस का 1 है। तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा T2 आ जाएगा, तो T2 बराबर T1 कितना है, T1 है आपके पास 300, V1 कितना है 16/2, V1/V2 गामा यानी 5/3 माइनस का कितना आ जाएगा 1, तो 300 इंटू 8 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 3 और 2/3 हो रहा है, 3 से 3 कैंसिल आउट, ये आपके पास 1200 केल्विन आ जाएगा। इन थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस पूछा है, यहाँ डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू आएगी पॉजिटिव हो रहा है, ये पॉजिटिव आनी चाहिए, इक्वल टू डेल्टा एच माइनस का टी डेल्टा एस हो रहा है। डेल्टा एच पॉजिटिव माइनस का टी डेल्टा एस क्या होना चाहिए नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और पॉजिटिव में पॉजिटिव ऐड करोगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 83 में क्या पूछा है, HCl के निर्माण की एंथैल्पी आपको दे रखी है और विलीन की एंथैल्पी आपको दे रखी है माइनस का 75.14, तो H2 प्लस Cl2 से HCl गैस हो रहा, ये हाफ है ये भी हाफ है, ये आपको डेल्टा एस दे रखा है कितना माइनस का 92.3 किलो जूल हो रहा है, ठीक है ना। और HCl के सॉल्यूशन की एंथैल्पी दे रखी है, HCl गैस है ये HCl एक्वस
डेल्टा एच माइनस का 75.14 है। तो आपके पास एक्वस की एंथैल्पी आ जाएगी, इनको ऐड कर दोगे आप, तो डेल्टा एच आपके पास कितना आएगा, माइनस का 92.3 और माइनस का 75.14, तो ये आ जाएगा माइनस का 167.44 किलो जूल आ जाएगा। ठीक है, और इससे आपके पास क्या आएगा, HCl फॉर्मेशन एक्वस आ गया आपके पास, जो H प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस साइन एक्वस हो रहा है। ये आपके पास कितनी आ गई, माइनस का 167.44, इससे H प्लस एन के हीट ऑफ फॉर्मेशन तो आ गया 0, तो Cl माइनस एन का क्या होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। ये आपके पास आ गया माइनस का 167.44 इज इक्वल टू डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ Cl माइनस एन एक्वस, तो ये आ जाएगा माइनस का 167.44। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर दाब और ताप पर एथेनॉल, पहले तो एथेनॉल का फॉर्मूला लिखो C2H5OH। एथेनॉल किसमें होगा, लिक्विड में प्लस ऑक्सीजन गैस, यहाँ पे क्या बनेगा 2CO2 गैस प्लस 6N3H2 लिक्विड हो रहा है। तो एक ऑक्सीजन तो इधर है, 4 3 7 3 आएगा। डेल्टा एन की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, माइनस का 1 आ जाएगी डेल्टा एन की वैल्यू। तो आपसे हेंस द हीट ऑफ कंबशन ऑफ एथेनॉल एट द सेम टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे पूछा है, तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस माइनस 2 RT, सॉरी माइनस 1 RT आ जाएगा यहाँ पे। ये दे रखा आपको माइनस का क्यू, ये प्लस का RT इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा यू आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 क्या है, NaOH तथा एसिटिक एसिड की उदासीन की एंथैल्पी NaOH तथा HCl की उदासीन की एंथैल्पी से कम होती है। बिल्कुल सही बात है, हो रहा है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ज्यादा होता है, और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के लिए हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कम होता है, क्योंकि कुछ एनर्जी है वो इस वीक कंपोनेंट को आयनाइज होने में कंज्यूम हो जाती है। तो ये सही है। आर, आयनीकरण प्रक्रिया में उष्मा के अवशोषण के कारण एसिडिक उदासीनीकरण की एंथैल्पी कम होती है, तो ये आर ए का सही एक्सप्लेनेशन भी करता है। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। 86 हो गया, H2 और N2 के बंद वियोजन की एंथैल्पी आपको दे रखी है, और अमोनिया के निर्माण की एंथैल्पी आपको दे रखी है, एटोमाइजेशन की एंथैल्पी पूछी है। तो N2 प्लस H2 से ये अमोनिया हो गया, इधर आएगा 1/2 और इधर आएगा 3/2 है। ये डेल्टा एच आपको दे रखा है कितना, माइनस का 46 हो रहा है, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 46 इक्वल टू 1/2। N2 की कितनी दे रखी है, N2 की दे रखी है 941.8 प्लस 3/2, H2 की दे रखी है 436 माइनस का डेल्टा एच, ये अमोनिया की एटमाइजेशन की एंथैल्पी आ जाएगी। तो इसको सोल्व करोगे तो आपके पास सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, एक साइक्लिक प्रोसेस है और उसका ब्रेकडाउन बाय द सिस्टम है। साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो जाएगा, तो क्यू बराबर क्या आ जाएगा, -W। ब्रेकडाउन बाय द सिस्टम है, जो किसके बराबर होगा, हीट के बराबर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, एक पीवी कर्व है जिसके अंदर ये ब्रेकडाउन आपको निकालना, तो एरिया अंडर द कर्व से निकाल लो। एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 3v1 माइनस का v1, 2v1 इंटू 6p1 माइनस का p1, तो 5p1 हो रहा है, तो 2 से 2 ये हो जाएगा 5p1 v1 हो गया। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट हो रहा। क्वेश्चन नंबर 89 में क्या पूछा है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन। और मेल्टिंग पॉइंट पे क्या होगा कि बेंजीन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में, तो डेल्टा एस फ्यूजन बराबर डेल्टा एच
फ्यूजन अपॉन टी। तो यहाँ से टी आप फाइंड आउट कर सकते हो। टी यहाँ पे क्या मेल्टिंग पॉइंट है, डेल्टा एच आपको दे रखा है कितना है 9.95 किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करो 10⁻³ अपॉन 3.35.7। इसको सोल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 278.7 आ जाएगा, यानी सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ये किस में आएगा, केल्विन में आएगा। 90 थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक्स में हर टाइप का इक्विलिब्रियम होता है, केमिकल, मैकेनिकल और थर्मल इक्विलिब्रियम। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। थैंक यू।